ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि फोकस ऑन व्हाट यू केयर अबाउट, एवरीथिंग एल्स इज डिस्ट्रैक्शन। आपकी जो मंजिल है, आपको जो चाहिए उसी पर फोकस रहिए, लेजर लाइक फोकस होना चाहिए। अगर बीच में और कोई भी चीज़ आती है तो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप दूसरे राह पर भटक गए हो, दूसरे रास्ते पर चलने लग गए हो, क्योंकि आपको दूसरा रास्ता जो है वो कंफर्ट जोन में दिखाई देगा, वो अच्छा लगने लगेगा तो आप चलने लग जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी जो मंजिल है आप उसी को देखते रह रहे हो, लेकिन दूसरे रास्ते पर चलने लग गए, आपको पता भी नहीं है। बाद में फिर बहुत दिनों के बाद आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो गलत रास्ता है, ये तो डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन जो सही रास्ता था उससे मैं भटक गया हूं या भटक गई हूं। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, फोकस्ड रहिए, लेजर लाइक फोकस आप रखिए, जिससे कि आपकी मंजिल जो है भले ही कितनी ही दूर क्यों ना हो, भले ही कितनी मुश्किल क्यों ना हो, मगर फिर भी वो आप अचीव कर ही लोगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 6 अक्टूबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज वहां पर चल रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स पूरी तरीके से अवेलेबल है, और अगर आप यूपीएससी 2020 एग्जाम देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के एमएम एकेडमी से ही आए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अगर आपको याद होगा, कल के वीडियो में मैंने आपको प्रूफ दिखाया है कि किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, आप खुद देख सकते हो। ये है, देखिए 2020 यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया था मॉडर्न हिस्ट्री का, और अब मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर का पार्ट देखिए, छोटी सी क्लिप देखिए जो मैंने एक्सप्लेन की थी। अब यहाँ पर क्या है, तो ये अपराइजिंग जो है इसे उलगुलन भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रेट रिवोल्ट इसका मतलब है, ग्रेट रिवोल्ट। तो ये चीज़ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि किसे उलगुलन कहा जाता है या फिर ग्रेट रिवोल्ट कहा जाता है। मुंडा अपराइजिंग जो है इसे कहा जाता है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। उसी के साथ आप पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, और पॉलिटी के कितने सारे क्वेश्चंस आए ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। सारे ही क्वेश्चन जो है वो एमएम एकेडमी ऐप से ही आए थे। उसी के साथ साथ जो ज्योग्राफी का कोर्स है वो भी चल रहा है, जो एंशियंट हिस्ट्री का कोर्स है वो भी चल रहा है, उसी के साथ साथ जो एथिक्स का कोर्स है वो भी चल रहा है, और बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स जो है वो आने वाला है। उसी के साथ साथ जो एनवायरमेंट है उसका कोर्स आने वाला है। एनवायरमेंट को पहले सब हवा में लेते थे कि हाँ एनवायरमेंट पढ़ने की थोड़ी ज़रूरत है, एनवायरमेंट तो ऐसे ही आ जाएगा। पता चला ना, एनवायरमेंट पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। एनवायरमेंट बोलिए, इंटरनल सिक्योरिटी बोलिए, तो बहुत सारे कोर्सेज जो है मेरे द्वारा लाए जाने वाले हैं और चल रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको जो पीडीएफ है वो भी मिल जाती है। उसी के साथ साथ आप जितनी बार आपको रिवाइज करना है उतनी बार आप रिवाइज कर सकते हो। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो जितने बार आपको वीडियोस देखना है उतनी बार वीडियोस देख सकते हो। नए जो आने वाले हैं वो, और जो पुराने अपलोड हो चुके हैं वो भी। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। उसी के साथ साथ आपको जो वेरियस पेमेंट ऑप्शंस है वो भी मिलते हैं, इसलिए आपको उसमें भी तकलीफ जो है वो नहीं जाएगी। तो इतने कम प्राइजेस में इतनी हाईएस्ट क्वालिटी आपको मिल रही है, और रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसका प्रूफ जो है वो आपको मिल रहा है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो बेनिफिट है वो ज़रूर मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और देखिए टेलीग्राम पर आप फॉलो कीजिए। टेलीग्राम पर क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। पहली चीज़ तो मिलेगी कि आपको पीडीएफ जो है किसकी, तो न्यूज़पेपर की वो मिलेगी। जो न्यूज़पेपर पूरा आता है इंडियन एक्सप्रेस, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। द हिंदू जो है वो मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो इसकी जो पीडीएफ है, ये जो हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, तो इसकी जो पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगी। तीसरी चीज़, कौन बनेगा आईएएस सीरीज़। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कौन बनेगा आईएएस सीरीज़ और न्यूज़पेपर एनालिसिस, ये करंट अफेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी का करंट अफेयर से रिलेटेड, उसी तरीके से यहाँ पर अब न्यूज़पेपर और कौन बनेगा आईएएस सीरीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। तो बहुत बेनिफिट होगा। उसका भी प्रूफ मैं अभी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ, किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है और किस तरीके से हम अप्रोच करने वाले न्यूज़पेपर को। तो इसलिए मैं आपको सभी को बोल रहा हूँ कि सीरियस हो जाइए, सीरियस एस्पिरेंट की तरह बर्ताव कीजिए। सीरियस एस्पिरेंट जो है वो हर चीज़ नहीं देखते हैं कि ये भी देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं। अच्छा पॉपुलिस्टिक थंबनेल दिख गया कोई न्यूज़ का तो वो देख लिया, अच्छा पॉपुलिस्टिक थंबनेल, अरे बाप रे क्या हो रहा है। तो कोई भी वीडियो देख के मतलब नहीं है। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर देख रहे हो, एक वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन। कैसे एग्जाम ओरिएंटेड, इसमें आपको पता चलेगा यहाँ पर हम कैसे देख रहे हैं, ठीक है। तो कौन बनेगा इस सीरीज में हम पीआईबी, एआईआर सभी तरह क्वेश्चन रूप में अटेम्प्ट करते हैं। तो इसलिए कौन बनेगा इस सीरीज वीडियो हालांकि एमएम एकेडमी पर ही आता है, मगर इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो आपको बेनिफिट दे सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कीजिए। अब यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पर एक कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है।
तो यहाँ पर एक्सप्लेन्ड सेक्शन जब हम देखते हैं तो एक्सप्लेन्ड सेक्शन में हमें कई इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वायरस फाइंड दैट वन द नोबेल, तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में देखेंगे। उसी के साथ यहाँ पर जो 6% बोला जा रहा है कि सिर्फ 6% फार्मर ही एमएसपी का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, तो ये कैसे अंडर एस्टिमेट किया गया है इसके बारे में भी हम देखेंगे। और ये आर्टिकल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिटेल में और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन आर्टिकल्स को हम देखने वाले हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज देखते हैं। ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये जेंडर इनइक्वालिटी जो है उसकी बात कर रहे हैं और सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पर फार्म बिल जो है इसमें बात की जा रही है कि देखिए जो फार्म बिल्स है ना, जो सरकार के द्वारा लाए गए हैं वो अच्छे हैं। पूरे आर्टिकल का क्रक्स यही है कि वो अच्छे हैं। अब देखिए 3 जो लाए गए हैं उसको डिटेल में हमने कवर किया हुआ है, तो यहाँ पर ये अच्छे हैं, लेकिन ये टाइमिंग जो है जिसमें वो लाए गए हैं ये सही नहीं है। जो अभी पेंडेमिक चल रहा है तो टाइम अच्छा नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ये अगर हम देखें तो कॉड के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो लेसन्स फ्रॉम रिकवरी। अब देखिए कल का एक आर्टिकल था द हिंदू का जो हमने कवर किया था, उसमें हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में बात की थी, अगर आपको याद होगा। तो ये एक प्रूफ है कि दोनों ही पेपर, आप कोई भी पेपर ले लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस भी जो है उसमें भी सभी आर्टिकल्स कवर होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अच्छे एनालिटिकल होते हैं, इसीलिए मैं इंडियन एक्सप्रेस कवर करता हूँ, द हिंदू नहीं करता हूँ। द हिंदू में अगर आप देखोगे ज़्यादातर क्रिटिसिज्म ही होता है। और आपने अभी पता चल गया होगा आपको जो पेपर आया है यूपीएससी का, कि आपको यहाँ पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड देखना पड़ता है, आपको वाइड पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है, 360 डिग्री एंगल जो है ये देखना पड़ता है। आप सिर्फ जो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म है वो देखते रहोगे तो मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप द हिंदू फॉलो कर रहे हो तो मत करो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सीधे सीधे बोल रहा हूँ। मैं एडिटोरियल खास सेक्शन, बाकी अगर आप कोई न्यूज़ देख रहे हो तो वो अलग बात है, न्यूज़ होती है, लेकिन जो एडिटोरियल पेज है वो कोई मतलब ही नहीं है देखकर, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ और मैं आपको अभी प्रूफ भी दूंगा उसका। तो यहाँ पर लेसन्स फ्रॉम रिकवरी जो है, हालांकि हमने आईबीसी के बारे में कल की इसमें देखा हुआ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसका मेन मकसद होता है कि रिकवरी जो है, रिस्ट्रक्चरिंग जो है ये कर लेना है ना। और इसको कौन यहाँ पर ये करता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमें देखने को मिलता है। और जो प्रॉब्लम्स है वो कहाँ पर जाते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पे। और इसमें अगर आप हार गए तो नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल पे जा सकते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। उसी के साथ साथ इंडिविजुअल कोई है जो फर्म होती है उसके लिए आप डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है उसको अप्रोच कर सकते हो। ये कंपनीज के लिए होता है, ये इंडिविजुअल जो है उसके लिए हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कल देखी थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, क्या होता है बैड बैंक, जिसे हम बैड बैंक भी कहते हैं। बैड बैंक क्या करता है कि ये फर्ज कीजिए ये बैंक है, ठीक है। अब बैंक जो है इसमें बैड लोन हो चुका है, फर्ज कीजिए कि 100 करोड़ रुपए का बैड लोन है, ठीक है। तो ये बैड बैंक क्या करेगा, ये जो है ये 100 करोड़ रुपए का जो भी चीज़ें रहेगी, एसेट जो भी यहाँ पर रखा गया है उनके पास, तो ये खरीद लेगा। मतलब इनका जो है इनका बैलेंस शीट पूरा क्लियर हो गया, इनका एनपीए नील हो गया, है ना। अब ये क्या करेगा, ये जो बैड बैंक है ये क्या करेगा, ये जिसने भी बैड लोन किया है उसके पास जाकर उसके साथ रिस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश करेगा कि देखो आपको जो 100 करोड़ रुपए हैं वो 25 साल में देने थे, तो आप एक काम करो कि आप यहाँ पर 30 साल में दे दो, है ना। किस्त जो है वो हम कम कर लेंगे, इस तरीके से यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करेगा। या फिर फाइनल होता है लिक्विडेशन जो है वो कर दिया जाता है, मतलब नीलाम जो है वो कर दिया जाता है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो बैड बैंक है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर डेप्थ ले रहा है ना। वो यहाँ पर क्या ले रहा है, कर्जा जो है वो यहाँ पर पूरे अपने बोझ ले रहा है, अपने सिर पर ले रहा है। लेकिन इसके बजाय अगर ये इक्विटी में कर दे, अगर वो इक्विटी में करे, मतलब यहाँ पर मालिक ही बन जाए, वो जो कंपनी है जो यहाँ पर बैड इसमें गई है उसका अगर मालिक ही बन जाए, उसकी इक्विटी में अगर कर ले। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो प्राइवेट लोग हैं उनकी इक्विटी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही अगर इक्विटी ले ले और यही अगर चलाने लग जाए रिस्ट्रक्चरिंग करके या कुछ करके उस कंपनी को, तो यहाँ पर फायदा हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात की गई है। अभी देखिए जो कामत पैनल है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो उसने निर्णय दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है क्या करना है, उसमें भी यही है कि जो एनपीए है उसका यहाँ पर होना चाहिए। अब आप बोलोगे ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, डिटेल में क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं इस आर्टिकल को, क्योंकि ये वाला जो आर्टिकल है ये एक्सप्लेन सेक्शन में आएगा, ये एक्सप्लेन सेक्शन में आएगा, तब हम इसको और अच्छी तरीके से डिटेल में कवर करेंगे। क्योंकि उसमें हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव देखेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि अब से यहाँ पर 360 डिग्री होने वाला है, इसलिए जो टाइम पास के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर देखते हैं वो यहाँ पर मत देखो। आपको एक्चुअल में अगर नॉलेज चाहिए, ज़रूरी नहीं आप एग्जाम ही दे रहे हो, ठीक है, लेकिन
आप एक्चुअल में अगर आपको चाहिए, आप सिर्फ यहाँ पर खामियां देखने के लिए आए हो, आप सिर्फ यहाँ पर डिसलाइक मारने के लिए आए हो, या आप सिर्फ यहाँ पर गंदे गंदे कमेंट्स करने के लिए आए हो, तो आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो और ये करने में मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आप कितने ही डिसलाइक मार दो उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा है कि आप जो सीरियस एस्पिरेंट्स है या फिर जो सीरियसली नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, जो सीरियसली इन डेप्थ जो नॉलेज है वो लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। ज़रूरी नहीं आप सिर्फ एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन जो एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनको भी ज्ञान की ज़रूरत होती है, उनको भी नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अब नॉलेज जो है, हम एक्चुअल नॉलेज जो है वही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये हम डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि ये आने वाला है अच्छे तरीके से। कामत पैनल जो है उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये और अच्छे तरीके से हमें देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, वायरस फाइंड्स दैट वन द नोबेल, तो यहाँ पर नोबेल प्राइज़ की बात हो रही है। अब देखिए कैसा है, मैंने थोड़ा ट्रेंड जो है ना उसको एनालिसिस किया है, क्योंकि देखिए क्या होता है, यूपीएससी जो पेपर होता है उसको अगर हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो फिर हम जो स्ट्रेटेजी है वो नहीं बना पाएंगे, हमारी सही स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी। इसलिए सही स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आ जाते हैं। अब अगर आपने ये क्वेश्चन देखा होगा जो मॉडर्न हिस्ट्री का है, रखमाबाई केस 1884 का, है ना, तो इसमें काफ़ी लोगों को जो है वो ये हुआ कि यार ये क्वेश्चन आया क्यों, मतलब किस तरीके से आ गया, क्या यहाँ पर ये था, है ना, या मतलब आप किताबें देखो बहुत सारे इसमें, तो मतलब इतना ज़्यादा वेटेज जो है नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर कैसे क्वेश्चंस पूछ लिए गए, क्यों आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रखमाबाई है उनके नाम पर गूगल डूडल जो है वो दिया गया था, ठीक है। और ये न्यूज़ देखिए, न्यूज़ कौन सी है, तो 2017 की हमें देखने को मिल रही है और एग्ज़ाम हुई है 2020 में। तो इससे दो सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये सवाल खड़ा होता है कि ये क्वेश्चन जो है ये रेलेवेंस क्या है इसका, मतलब सिर्फ गूगल डूडल दे दिया गया तो मतलब जितने को भी दिए गए क्या सभी हमको यहाँ पर देखने पड़ेंगे, सभी पर्सनैलिटीज देखनी पड़ेगी। और दूसरा क्वेश्चन जो निकलता है कि 2017 में इनको दिया गया था, तो 2020 में क्वेश्चन, मतलब फिर करंट अफेयर जो है कितने साल के हमें पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन देखिए इसमें काफ़ी क्रॉस कनेक्शंस है। क्रॉस कनेक्शन कैसे है, अगर आप इनके बारे में देखते हो, ठीक है, इनकी लाइफ के बारे में देखते हो, तो हमें देखने को मिलता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने मेडिसिन जो है प्रैक्टिस किया था कॉलोनियल इंडिया में। मतलब किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है। मेडिसिन से, समझ रहे हो आप, यहाँ पर अभी जो करंट सिचुएशन है पेंडेमिक की, क्या चल रही है, मेडिसिन से रिलेटेड चल रही है ना, मेडिकल से रिलेटेड चल रही है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट वुमेन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने मेडिसिन प्रैक्टिस किया था कॉलोनियल इंडिया में। इसलिए 2020 में जो भी महिलाएं ऐसी थी या फिर जो भी पुरुष ऐसे थे, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मेल जिन्होंने इस तरह की चीज़ कोई प्रैक्टिस की थी, मतलब जो मेडिसिन से कनेक्टेड थे, जिन्होंने मेडिसिन में कुछ अच्छी खासी चीज़ हासिल की थी, तो ये अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाते थे। और उसमें भी अगर हम देखें तो गूगल डूडल इनको दिया गया था 2017 में, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। 153rd बर्थ एनिवर्सरी जो इनकी सेलिब्रेट की गई थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। अब ये देखिए, इसके लिए जो फर्स्ट वुमेन होती है, फर्स्ट मेल होते हैं, इसके लिए MM एकेडमी ऐप का जो स्टैटिक जीके पोर्शन है, जो स्टैटिक जीके पोर्शन है उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। ये ऑलरेडी कवर हो चुका है, फर्स्ट इन इंडिया मेल, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल, उसी के साथ फर्स्ट इन इंडिया वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल जो होता है वर्ल्ड में, ये सभी यहाँ पर कवर किए गए हैं स्टैटिक जीके में। तो इसलिए स्टैटिक जीके जो है, अगर आप भले ही यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की कर रहे हो, आपको स्टैटिक जीके जो कोर्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने ये देखा था रहता था तो फिर आपको ये जो क्वेश्चन है आसानी से आ गया रहता था, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक जो कोर्स आ रहा है, इसलिए मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि किंगडम ऑफ क्वालिटी कंटेंट है, आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, ऐसे नहीं मिल रहा है, आपको डिटेल में सारी चीज़ें जो है वहाँ पर समझाई जा रही है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। मोटो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बना दिया, यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि जब आप रिजल्ट दोगे तभी तो जो क्रेडिबिलिटी है वो आपकी बढ़ेगी। आप अगर देखोगे जो यूपीएससी एग्जाम अभी हुई है, यूपीएससी एग्जाम के बाद सिर्फ 2 दिन में 2000 के आसपास सब्सक्रिप्शन जो है वो गेन किए हैं MM एकेडमी ने, ऐसे ही नहीं किया है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है ना, आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आया है ना। जिनका 1 महीने का था उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, 2-2 साल तक का एक्सटेंड किया है, तो इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और वो फर्ज भी हमारा बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। और जब आप MM एकेडमी से जुड़े हो, मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो इस पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें जो है देखी जाती है। और ये ट्रेंड मैं एनालिसिस करता हूँ स्पेसिफिकली, अभी पूरी तरीके से नहीं किया, लेकिन ट्रेंड मेरा एनालिसिस करना शुरू है। अभी जो कुछ मैंने ट्रेंड एनालिसिस किए जो एकदम ही अब्रप्ट क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं, वो मैंने एनालिसिस किए कि क्यों आए हैं, जबकि ये 2020 के रिलेवेंस में भी नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर पता चल रहा है किस तरीके से रिलेवेंस इसका हमें देखने को मिल रहा था, है ना। ये हमें देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ये मैं मानता हूँ, लेकिन एग्रीकल्चर से जब आए थे तो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी तो चल रहा था,
काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, है ना। एमएसपी की जो चीज़ें हैं वो न्यूज़ में चल रही थी, तो कंटिन्यूसली न्यूज़ में चल रहा था। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर जब एग्रीकल्चर का कोर सेक्टर पूछा जा रहा है तो ये ऐसे ही पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर रुकमा बाई जो है उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, आप पढ़ सकते हो, उसका जवाब निकाल सकते हो। और एक जो मुझे देखने को मिला है क्वेश्चन, और एक जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है ये है, यहाँ पर अल्मा आटा डिक्लेरेशन है, हेग कन्वेंशन है, यहाँ पर तलनाव डायलॉग है और अंडर टू कोलेशन है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो दिए गए हैं, आप ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर मैच करना है आपको बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स, यहाँ पर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, चाइल्ड राइट्स, यहाँ पर हेल्थ केयर ऑफ द पीपल। यहाँ पर आप देखिए जो अग्रीमेंट्स है, डिक्लेरेशन है, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब इतने सारे डिक्लेरेशन क्या हमें याद करने चाहिए? इतने सारे डिक्लेरेशन है, आप खुद सोचिए कि कोई डिक्लेरेशन वाला या फिर कोई संधि, कोई अग्रीमेंट, ये कोई हमें देखने को मिला था। तो आपको याद होगा पीस अग्रीमेंट, याद आ रहा है? पीस अग्रीमेंट जो है वो देखने को मिला था। पीस अग्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पीस अग्रीमेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तालिबान जो है उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपने बहुत टाइम जो है वो वेस्ट किया होगा, बहुत सारे जो वीडियोस है यूट्यूब पर वो देखने को मिले थे बड़े बड़े चैनल्स के द्वारा कि इतने इतने सारे, मतलब एक ही टॉपिक पर पीस अग्रीमेंट पर 10-10 12-12 वीडियोस जो है वो बन रहे हैं। लेकिन देखिए उस पर क्वेश्चन आया क्या? नहीं आया। क्वेश्चन आया अलग एग्रीमेंट्स पर, जितनी भी बाकी के अग्रीमेंट्स है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो केमिकल वेपन है ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा था इजराइल की वजह से, है ना, इजराइल सीरिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा था। तो इस वजह से इस पर भी क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे। तो मतलब ट्रेंड देखिए कैसा जा रहा है और हमें किस तरीके से, मतलब यहाँ पर सिर्फ जो टॉपिक चल रहा है, सिर्फ जो न्यूज़ चल रहा है उस पर रह के कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर 360 डिग्री एंगल देखना पड़ेगा करंट सिनारियो में भी, कि ये अगर पूछा गया है तो इससे रिलेटेड और कौन कौन सी चीज़ें न्यूज़ में चल रही है, इससे रिलेटेड और क्या क्या आ रहा है, और यही मैं यहां पर फॉलो करने वाला हूं कौन बनेगा आईएएस सीरीज एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी। तो इस तरीके से हमें यहां पर पढ़ना पड़ेगा। तो दो मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिए हैं, पूरे पेपर का मैं आपको लेकर आऊंगा किस तरीके से ट्रेंड है और किस तरीके से हमें जो सब्जेक्ट है उसको अप्रोच करना है, किस तरीके से हमें करंट अफेयर को अप्रोच करना है, कितने साल के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। और करंट अफेयर जो है वो बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर है 2016 के भी यहाँ पर पूछे गए हैं, लेकिन उसका रिलेवेंस हमें आज में देखने को मिलता है। आपने अगर देखा होगा डायरेक्टली जो वैक्सीन है उसके बारे में पूछा गया, मतलब यहाँ पर अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर मेडिकल स्टूडेंट के लिए वो क्वेश्चन रहेगा ना कि अगर आप वैक्सीन का नाम सीधा पूछ रहे हो, लेकिन वो वैक्सीन कितनी न्यूज़ में चल रही थी। और देखिए हर चीज़ का इंडियन रेलेवेंस अगर है तो ही आप उस पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ छोड़ दीजिए सारे वीडियोस देखना, बंद कर दीजिए वीडियोस देखना। इतना कचरा भरा हुआ है यूट्यूब पर कि ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है। आप जो वीडियो देखो, अच्छा थंबनेल ये दिख गया, अरे बाप रे ये हो गया, ट्रम्प ने ये कर दिया, ट्रम्प ने वो कर दिया। अरे रिलेवेंस तो रहना चाहिए। पूरे पेपर में देखो आप कितना रिलेवेंस आपको देखने को मिला है, जितना आपने कचरा साल भर में पढ़ा है या फिर वीडियोस देखे हैं तो कितना रिलेवेंस रहा है उसका, वो भी आप थोड़ा देखो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी जो है आपको बनाना है। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आप कितना डीप में आपको जाना पड़ेगा, यूपीएससी कितना डीप में जा रहा है। सब सोच रहे थे कि इजी पेपर आ जाएगा पेंडेमिक की वजह से, लेकिन सबकी ले ली ना यूपीएससी ने। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अप्रोच आपका क्या रहना चाहिए, स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम जब बात करते हैं हमारे पहले आर्टिकल की, जो नोबेल दिया गया है यहाँ पर मेडिसिन में, तो हमें कौन कौन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नाम इनके देखने को मिलते हैं, हार्वे जेल्टर, यहाँ पर हॉक्टन, और उसी के साथ साथ जो राइस है ये हमें देखने को मिल, राइस रिक जो भी आप बोलो, ये हमें देखने को मिलता है। इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम याद रखें तो याद रह जाएगा, ठीक है। अब याद अगर रखना है तो कैसा है, हेपेटाइटिस जो है वो ज़्यादा चावल खा लो आप अच्छे हो जाएंगे, ज़्यादा चावल खा लो अच्छे हो जाएंगे। अब मतलब ये नहीं, मैं ऐसे सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप इनका नाम कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें इन तीनों को जो है वो दिया गया है। और अपकमिंग अभी हमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, पीस में, इकोनॉमिक्स में, ये हमें यहाँ पर जो नोबेल प्राइजेस है ये देखने को मिलने वाले हैं। तो नोबेल प्राइजेस देखिए अभी क्या होता है कि सब यहाँ पर नोबेल प्राइज जो है वो पढ़ना शुरू, है ना, ये करना शुरू। नोबेल प्राइजेस हमने कई बार देखा हुआ है कि नोबेल प्राइज़ क्या होता है, किन किन को दिया जाता है, कौन कौन सी फील्ड्स होती है ना, एक्स्ट्रा कौन सी फील्ड ऐड की गई है। जो पीस प्राइज़ है उसके लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको जब नॉमिनेट किया गया था तब हमने नोबेल प्राइज़ के बारे में न्यूज़पेपर में देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको खास चीज़ लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, जो शायद हो सकता है कि ये 360 डिग्री एंगल देखने की हर चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसा है, हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस सी, उसके लिए खास इनको ये दिया गया है मेडिसिन।
अब इसमें जब हम बात करते हैं तीनों तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, क्योंकि आपको मैच द पेयर में आ सकते हैं, फिजिक्स में किसको मिला है, केमिस्ट्री में किसको मिला है, मेडिसिन में किसको मिला है, ऐसा क्वेश्चन तो आ ही सकता है। ये पहला क्वेश्चन इस पर बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है कि इन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जिनको मेडिसिन में मिले उन्होंने क्या क्या किया है, कौन से इस पर काम किया है, ये एक आ सकता है। तीसरा आ सकता है सीधा ये जो काम किया इन्होंने हेपेटाइटिस पर, तो हेपेटाइटिस सी पर काम किया, तो हेपेटाइटिस के बारे में आपको सीधा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, 360 डिग्री एंगल से देखने वाले हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो, जैसे कि इतनी मेहनत, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस भी करना पड़ रहा है कि इस पर कौन कौन से वेज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी के साथ साथ फिर उन चीज़ों को इसमें इंकलकेट भी करना पड़ रहा है ना। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत मैं आपके ले रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। अब यहाँ पर जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो वर्ल्ड जो हेपेटाइटिस ये रेफर किया जाता है टू एनी इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। लीवर जो होता है हमारा, उसका इन्फ्लेमेशन, उसके लिए इसको रेफर जो है वो किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्वेलिंग जो होती है लीवर सेल्स में, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये एक्यूट मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर दैट प्रेजेंट्स विद सिकनेस, जॉन्डिस, फीवर, वोमिटिंग, ठीक है। यहाँ पर एक्यूट और क्रॉनिक जो है ये भी हमें देखने को मिल सकता है, मतलब क्रॉनिक भी हो सकता है, एक्यूट जो है ये भी हो सकता है। तो इसमें अगर आपको आ जाए कि सिर्फ एक्यूट हो सकता है तो गलत रहेगा, अगर सिर्फ क्रॉनिक हो सकता है तो ये गलत रहेगा। क्रॉनिक मतलब जो ज़्यादा रहता है। कॉजेस अगर हम देखते हैं हेपेटाइटिस के, यूजुअली ये ग्रुप ऑफ वायरसेस के द्वारा होता है, जिसे हेपेटोट्रोपिक जो है वो कहा जाता है, लीवर डायरेक्टेड वायरस, इंक्लूडिंग ABCDE। अब देखिए मोस्ट ऑफ द लोगों को हेपेटाइटिस ABC इतना ही पता होता है, लेकिन D and E भी है, ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। बाकी जो वायरसेस है मे ऑल्सो कॉज इट, जैसे कि यहाँ पर अगर हम वेरेसिला वायरस देखते हैं जो चिकन पॉक्स कॉज करता है, सार्स कोव देखते हैं कोविड-19 जो कॉज करता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जो वायरस है वही इसको कॉज कर रहा है। तो ये भी एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे बन सकता है, ठीक है। अब इसमें ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज़ है ना, ये जो फैट हमारे बिल्डअप होते जाते हैं, इसलिए बोलते हैं फैट जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है हमारे एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट अगर हम देखते हैं, इस पर प्रोमिनेंट सेंटेंसेस आपको आ सकते हैं। हेपेटाइटिस A एंड E जो है वो सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है, मतलब ये क्या है, खुद से ही चले जाते हैं, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिकेशन इसको ज़रूरत नहीं होती है। हेपेटाइटिस B और C अगर हम देखते हैं, इफेक्टिव मेडिकेशन जो है वो अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा, मेडिकेशन, वैक्सीन की बात नहीं हो रही, मेडिकेशन जो है ये यहाँ पर अवेलेबल है। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये सीधा क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल ऑन 28 जुलाई, ठीक है, जिससे कि जो यहाँ पर वायरल हेपेटाइटिस है इसकी अवेयरनेस यहाँ पर एनहांस की जा सके। और अगर हम 2020 की थीम देखते हैं, क्योंकि देखिए थीम यहाँ पर बहुत सारी एग्जाम्स अभी आने वाली है, बहुत सारी स्टेट PSCs आने वाली है, उसमें सीधी ये थीम पूछी जा सकती है, ये है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस B अमंग मदर्स एंड न्यूबॉर्न। अब यहाँ पर हम जब बात करते हैं हेपेटाइटिस की, तो हमने देखा है हेपेटाइटिस क्या है, लीवर को डैमेज करता है। यहाँ पर हमें ABCDE इतने देखने को मिलते हैं। फूड और वाटर कॉन्टेमिनेशन से जो होता है वो है A और E। ये वाटर कॉन्टेमिनेशन फूड कॉन्टेमिनेशन से होता है, ठीक है। A और E जो है यूजुअली इसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी के साथ है जो ब्लड इससे जो स्प्रेड होता है वो है B और C, मतलब जो ब्लड से स्प्रेड होता है। तो आपको सीधा ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि ब्लड से स्प्रेड होने वाले कौन कौन से डिसीजेस हैं, तो हेपेटाइटिस B है, C है, HIV है, कौन सा है, तो यहाँ पर तीनों जो इसके जवाब हमें देखने को मिलेंगे। या फिर आ सकता है ABCDE, तो यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए B और C जो है ये यहाँ पर ब्लड से जाता है। बाकी A और E अगर हम देखते हैं तो फूड कॉन्टेमिनेशन से होता है, और D जो है ये टाइप D कैन इन्फेक्ट ओनली पीपल विद टाइप B हेपेटाइटिस, मतलब जिनको B हुआ है, B किससे हो रहा है, ब्लड से, तो उन्हीं को सिर्फ D जो है ये हो सकता है। ये भी यहाँ पर ओनली आ रहा है ना, ओनली आ रहा है, तो आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सही रहेगा। तो देखिए किस डीपली हमें यहाँ पर पढ़ाई जो है वो करनी पड़ेगी। वैक्सीनेशन जिसके लिए पॉसिबल है A एंड B के लिए हमें देखने को मिल रही है, C के लिए वैक्सीनेशन जो है एट प्रेजेंट ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखते हैं 71 मिलियन पीपल जो है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन जो हेपेटाइटिस C इससे जूझ रहे हैं। यहाँ पर आप इंडिया के भी देख सकते हो, बहुत बड़ा सिनारियो है, ठीक है। 2016 में अगर हम देखिए वायरल इन्फेक्शन जो है नियरली 4 लाख
पीपल जो अक्रॉस द वर्ल्ड उनकी डेथ हमें देखने को मिली थी। हेपेटाइटिस ए वायरस नोन टू स्प्रेड मेनली थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जैसा मैंने अब आपको बताया। हेपेटाइटिस बी अगर हम देखते हैं डिस्कवर्ड हुआ था 1960s में, ठीक है। ये मेनली इन्फेक्टेड ब्लड जो है उससे ट्रांसमिट होता है। और हेपेटाइटिस बी जो है इंसिडेंटली डिस्कवरी जो हुई थी हेपेटाइटिस बी वायरस की, इससे भी रिवॉर्ड किया गया था। जिसने निकाला था, जिसने डिस्कवरी की थी, उनको भी यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज जो है मेडिसिन में दिया गया था, ठीक है, यहाँ पर ब्लूमबर्ग 1976 में। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। हेपेटाइटिस सी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर जो अभी न्यूज़ में चल रहा है हेपेटाइटिस सी, तो देखिए इसके पर्सपेक्टिव में हमने 360 डिग्री कितना सारी चीज़ें देखी है ना। वैक्सीन जो है इसके लिए हैज़ नॉट बिन डेवलप्ड मेनली बिकॉज इट इज़ वेरी फास्ट चेंजिंग वायरस। अभी तक वायरस जो वैक्सीन है डेवलप नहीं हुई है क्योंकि काफ़ी फास्ट चेंजिंग वायरस है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉसिबली दी ओनली क्रॉनिक वायरस जिसका डेफिनेटली क्यूर जो है ये अब अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब जो क्रॉनिक डिसीजेस है हेपेटाइटिस बी है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख लिया। आपको 360 रिव्यू जो है इसका दिया है, तो तीनों के नाम आपको पता रहने चाहिए। बाकी जब सब आ जाएगा उसके बाद मैं पूरा चार्ट आपके सामने लेकर आ जाऊंगा, किसको कौन से इसमें क्या क्या मिला हुआ है। और उसी के साथ हम यहाँ पर जो नोबेल प्राइज़ है उसके बारे में फिर से एक बार रिविजन जो है वो भी कर लेंगे। अभी हमने ऑलरेडी किया हुआ था जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उसको नॉमिनेट करने की वजह से, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन जब सब हो जाएंगे उसके बाद हम पूरा चार्ट के साथ फिर से एक बार नोबेल पीस प्राइज़ जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हर एक ने किस किस में क्या क्या क्यों मिला हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसे भी हम डीपली डिस्कस करेंगे हर चीज़ को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं। व्हाई इट्स एन अंडर एस्टिमेट टू से ओनली 6% फार्मर जो है एमएसपी से बेनिफिट हुए हैं। ये हमारा जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए एग्रीकल्चर अब इसमें अगर आपको डीपली पूछा जाएगा तो फिर यूपीएससी की क्या गलती है। और देखिए यूपीएससी जो है उसने गड़बड़ी बहुत इसमें की है, जैसे कि जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस में गड़बड़ी की है। मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कुछ और ही मूवमेंट बता दी हिंदी में, तो उसने गड़बड़ियाँ तो बहुत की है। और अगर देखा जाए तो एक्चुअल में इतने सारे फॉरेस्ट से रिलेटेड या फिर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इतने डीपली पूछना ये जायज़ नहीं भी है, मगर फिर भी वी कांट ब्लेम, हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या है कि हम यहाँ पर बोलते रहेंगे, यहाँ पर हम झाड़ते रहेंगे यूट्यूब पर कि हाँ ऐसा हुआ, बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे थंबनेल के साथ कि यूपीएससी ने ये गलत कर दिया, यूपीएससी ने वो गलत कर दिया। लेकिन क्या ही हो जाएगा उससे, है ना। यूपीएससी जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है और अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, तो इसलिए हमको सिर्फ तैयारी करते रहना है। जितना टाइम हम उसमें वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अ पर्सन इज़ नॉट पुअर ड्यू टू लैक ऑफ मनी बट ड्यू टू लैक ऑफ विजन। एक इंसान जो है वो गरीब सिर्फ पैसों से नहीं होता है, वो गरीब होता है वो इंसान जिसके पास विजन ना हो। और विजन जिसके पास नहीं है वो इन्वेस्ट करना नहीं जानता है, क्योंकि जो इन्वेस्ट करता है वही अमीर बन सकता है। हमेशा ध्यान में रखिए, जो इन्वेस्ट कर रहा है वही अमीर बन सकता है। और खुद पे इन्वेस्ट करना ये सबसे बड़ी आपकी पूंजी साबित हो सकती है, इसलिए खुद पे इन्वेस्ट करने के लिए कभी मत सोचिए। यहाँ पर जब हम बात करते हैं एमएसपी के बारे में, तो कैसे यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है। सिर्फ 6% हमने देखा है कि 6%, हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कवर किया है कि 6% ही बेनिफिट हुए हैं ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन सिर्फ 6% ही हुए हैं क्या, अंडर एस्टिमेट किया गया है ऐसा बोला जा रहा है। सबसे पहले तो हमें एमएसपी को समझना पड़ेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। देखिए क्या होता है, एक फार्मर है, फार्मर ने अगर व्हीट उगाया है तो व्हीट को उगाने के लिए फर्ज कीजिए कि उसको 2 रुपीज़ पर केजी जो है इतना खर्चा आया है, ठीक है। अब जब वो बेचने जा रहा है, अगर 1 रुपया आ जाए या फिर 2 रुपये ही आए तो उसको कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि अगर तुमको सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, अगर तुम नहीं बेच पा रहे हो, तो हम तुमसे कम से कम 3 रुपये जो उसमें खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो अगर फार्मर को यहाँ पर कोई 5 रुपये में खरीदने वाला मिलता है तो फार्मर बेच देगा, लेकिन अगर नहीं तो फिर सरकार जो है वो प्रोक्योर करेगी 3 रुपये में। तो इससे क्या होगा, फार्मर जो है उसको भी बेनिफिट हो जाएगा। और इससे हम जो फार्मर है उनकी जो हालत है वो बना सकते हैं, अच्छी ये कर सकते हैं। ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो हम तुमको मिनिमम सपोर्ट इतना देंगे ही देंगे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो रेट होता है जिस पर गवर्नमेंट जो है वो ग्रेन्स बाय करते हैं फार्मर से, ठीक है। रीज़न क्या है कि जो प्राइस वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर कम्योडिटीज़ में बहुत सारे फैक्टर्स पर होता है, सप्लाई जो मार्केट इंटीग्रेशन नहीं है, तो वो यहाँ पर ना हो। अब यहाँ पर एमएसपी फिक्सेशन जो किस तरीके से होता है, एमएसपी जो है मतलब सरकार कैसे फिक्स करती है कि 3 रुपये रखेंगे। तो एमएसपी जो है फिक्स किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी, इसके द्वारा। सीएसीपी क्या है वो भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आर्टिकल में नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, शेयर कर देना बाबा। तो यहाँ पर सीएसीपी जो है उसका हमें देखने को मिल रहा है फैक्टर्स जो यहाँ पर कंसिडरेशन में लिए गए हैं एमएसपी को फिक्स करने के लिए। उसमें क्या क्या आता है, डिमांड एंड सप्लाई आता है कि मतलब उस चीज़ की अगर हीट है तो उसकी डिमांड क्या है, सप्लाई कितना हो रहा है, जो हीट है क्या वो ख़राब हो गया है बारिश की वजह से, या फिर उसकी फसल जो है वो अच्छी खासी देखने को मिली है।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, मतलब A2 प्लस FL मेथड हमें देखने को मिलती है। A2 प्लस FL मेथड क्या है? A2 मतलब क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ कैश एक्सपेंडिचर जो यहाँ पर जनरेट किए जा रहे हैं, द क्रॉप लाइक सीड्स, मैन्योर, केमिकल्स, लेबर कॉस्ट, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो मतलब यहाँ पर एक फार्मर है वो जो खर्च कर रहा है, डायरेक्ट कैश एक्सपेंडिचर जो उसका हो रहा है, मतलब सीड्स में जो उसने खर्च किए होंगे, मैन्योर में जो खर्च किए होंगे, ये A2 में आ जाएगा। उसके बाद A2 प्लस FL आता है। इसमें A2 प्लस मतलब ये जो है उसके खर्चे तो आ ही रहे हैं कैश के, प्लस इसमें FL क्या आता है? अनपेड फैमिली लेबर्स, मतलब जो फैमिली लेबर्स है जो अनपेड है वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, जो वहाँ पर लेबर्स काम कर रहे हैं। फिर एक C2 भी हमें देखने को मिलता है। C2 में क्या होता है? लैंड रेंट जो है वो भी आ जाता है, मतलब यहाँ पर जो फार्मिंग के लिए पैसे लिए गए हैं, जो उस पर इंटरेस्ट पे करना है, वो भी उसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। आपको मैच द पेयर में ये भी आ सकता है, तो ये इसमें लिया जाता है A2 प्लस FL मेथड के द्वारा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कितना उसको खर्चा आया है। तो एक फार्मर का खर्चा कैसे गिना जा रहा है कि उसने जो सीड्स है, मैन्योर है, उसमें जो खर्च किया है, प्लस जो उसका लेबर कॉस्ट आया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें ली जाती है। फिर यहाँ पर जो प्राइस ट्रेंड है मार्केट में, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, इसमें इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी देखी जाती है। ट्रेड जो है एग्रीकल्चर में, नॉन एग्रीकल्चरल इसमें वो देखा जाता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है उसी के मिनिमम 50% जो है मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 100 रुपये आया है ना, तो मिनिमम उसके ऊपर जो है, मतलब ऐसा नहीं है ना कि अगर हमने कैलकुलेट इतना किया है लेकिन उसके ऊपर भी तो खर्च हुआ होगा, तो ये भी कौन गिनेगा, है ना। उसके ऊपर खर्च बोलिए या फिर उसके ऊपर फार्मर को कुछ तो प्रॉफिट देना पड़ेगा, नहीं तो फार्मर उगाएगा ही क्यों? सोचिए ना, क्यों उगाएगा? वो तो खुद के लिए रख लेगा, फिर वहाँ पर और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनको और देना चाहिए, है ना। तो MSP जो है वो ज़्यादा देना चाहिए, तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। क्लियर है? तो MSP समझ में आ गया। अब यहाँ पर CACP जो यहाँ पर डिसाइड करता है, रिकमेंडेशन करता है कि इतना रहना चाहिए, तो एक अटैच्ड ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, फॉर्म की गई थी 1965 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब बट ऑब्वियस एक्ट के थ्रू हमें देखने को मिली होगी, और ये रिकमेंड करती है प्राइस फॉर खरीफ एंड रबी सीजन, ठीक है। और उसी के साथ हमें एक और यहाँ पर कमीशन देखने को मिलता है, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर स्वामीनाथन कमेटी, ठीक है। नवंबर 2004 में यहाँ पर एक हमें कमेटी जो है देखने को मिली थी, जिसके तहत यहाँ पर MSP जो है रिकमेंड किया गया था। क्लियर है? तो ये भी चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर खरीफ और रबी दोनों के लिए करते हैं, तो यहाँ पर हम रबी का देख लेते हैं, खरीफ का अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। रबी क्रॉप जो है सोन किए जाते हैं विंटर में, अक्टूबर से दिसंबर। तो आप खरीफ क्रॉप समझ लीजिए कब किए जाते होंगे, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप जो है व्हीट है, बार्ले है, पीज है, ग्राम है, मस्टर्ड है। और यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो होता है। अब याद रखने के लिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों को याद रखने में, देखिए राइस और व्हीट जो है, राइस एंड व्हीट ये दोनों अलग अलग इसमें आते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। राइस और व्हीट ये अलग अलग इसमें आते हैं, रबी और खरीफ दोनों अलग अलग है, राइस और व्हीट दोनों भी अलग अलग इसमें आते हैं। राइस किस में आता है, व्हीट किस में आता है, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए राइस R से शुरू हो रहा है तो ये आएगा खरीफ में, ठीक है। इस तरीके से फिर व्हीट जो है वो अपने आप को समझ में आ जाएगा, वो रबी में आएगा, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। फिर R जो है, R ये आता है रेन से, तो ये रेन में नहीं आता है, सुकाल में आता है, ड्रॉट में, मतलब समझ लीजिए कि ये जो धूपकाल है उसमें हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। या फिर विंटर जो उसमें सोन किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है समर में। और ये जो है फिर खरीफ जो रहेगा वो काय में किया जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों का आप याद रख सकते हो कि भाई राइस जो है ये रबी में नहीं आता है और रेनी सीजन में रबी नहीं होता है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। R से है तो दोनों R से नहीं होते हैं, बाकी आप अपने आप याद रख लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर आते हैं 6% जो बोला जा रहा है कि 6% फिगर जो हमें देखने को मिलेगी, जब 6% फार्मर्स ने MSP का यूटिलाइजेशन किया है, तो देखिए यहाँ पर गलत है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। कैसे? तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइस है, व्हीट है, कॉटन है, चना है, इन सब का यहाँ पर प्रोक्योरमेंट दिया गया है, यहाँ पर प्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो हर चीज़ का, यहाँ पर प्रोडक्शन है, यहाँ पर प्रोक्योरमेंट देखिए, यहाँ पर प्रोडक्शन है, यहाँ पर प्रोक्योरमेंट देखिए, यहाँ पर प्रोडक्शन है, यहाँ पर प्रोक्योरमेंट देखिए, यहाँ पर प्रोडक्शन है, यहाँ पर प्रोक्योरमेंट देखिए। तो प्रोडक्शन जो है बट ऑब्वियसली कम रहेगा, यहाँ पर अच्छा खासा कम हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि सिर्फ 6% फार्मर जो उनको MSP मिली है, जो थियरी है ये क्यों आई है, तो इसका जवाब हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया गया है और सिर्फ पैडी और व्हीट जो है इसे ही कंसिडर किया गया है। मतलब यहाँ पर पैडी, राइस और व्हीट जो है सिर्फ इसे ही कंसिडर किया गया है, ऐसा यहाँ पर ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है। इसीलिए 6% जो है ये उनको देखने को मिल रहा है। नहीं तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर हम देखते हैं तो हमें 13 टू मतलब समझ लीजिए 13.5 मिलियन जो है इतने यहाँ पर हमें देखने को मिलते थे,
ठीक है, जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिर्फ 6% है, यहाँ पर 5.2 मिलियन है, तो ये नहीं है, इससे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब डबल आप समझ लीजिए। इसलिए बोला जा रहा है कि सिर्फ 6% नहीं, 25% के आसपास जो फार्मर्स हैं, एमएसपी जो उसका लाभ यहाँ पर उठाए होंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बेसिकली आप देखोगे तो ये जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेंड कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएसपी के बारे में जब हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हमने यहाँ पर देखी हुई है। 360 डिग्री एंगल जो है उससे मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है पूरा का पूरा एमएसपी जो है। देखिए डीप में पढ़ना ही पड़ेगा, डिटेल में समझना ही पड़ेगा, तभी जाकर मतलब है। ऊपरी ऊपरी एमएसपी मतलब क्या है, अच्छा अच्छा ये होता है, लेकिन उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं पूरे आपको याद रहना चाहिए, तभी तो मेंस में भी आप लिख पाओगे। अगर मेंस में आपको क्वेश्चन आता है, मेंस में भी एग्रीकल्चर आएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए भूलिए मत। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 to 25% जो है वो यहाँ पर इतने लोगों ने यहाँ पर बेनिफिट लिया होगा, ऐसा बोला जा रहा है, नॉट 6%। ठीक है, तो इतना हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है शी इज़ अ साइंटिस्ट, शी इज़ अ साइंटिस्ट। अब यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है उसकी बात की जा रही है। अगर आप अलग अलग ऑफिसेज देखते हो तो हर जगह यहाँ पर हमें जो विमेन है उनकी संख्या कम देखने को मिल रही है। इंडियन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस कलेक्टिवली यहाँ पर ओनली 15% जो विमेन है उनको एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, इवन विमेन जो है वो 37% पीएचडी होल्डर्स हमें देखने को मिलती है, अकाउंटेड फॉर 40% ऑफ यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट। फिर भी यहाँ पर देखिए आप साइंटिस्ट के रूप में कितने कम हमें देखने को मिलते हैं। फास्ट फॉरवर्ड 12 ईयर्स लेटर पीरियड जो है वो कंसिडर किया जा सकता है अबाउट 1/3 ऑफ द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट पीरियड जो है साइंटिफिक करियर का। यहाँ पर ओनली 5% कैन इलेक्टेड वुमेन जो है वो यहाँ पर हमें रैंक में देखने को मिल रहे, तो वुमेन जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है, ये तथ्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे जेंडर इनइक्वालिटी बोलिए, ग्लोबल इनइक्वालिटी जो है वो जो हमें देखने को मिलती है ये बोलिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो रिपोर्ट्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन उसको पब्लिश करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अगर हम 360 डिग्री देख ही रहे हैं तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो ही जाती है ना, कि रिपोर्ट जो होती है वो कौन पब्लिश करता है। उसी के साथ साथ जो यहाँ पर विमेन है, सबसे ज़्यादा हमें विमेन जो है वो कहाँ पर इंडिया में देखने को मिलती है, कहाँ पर ज़्यादा है, पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेशन जो उनका किस तरीके का है। उसी के साथ साथ हेल्थ से रिलेटेड विमेन जो है, या फिर फर्स्ट इन विमेन कौन कौन यहाँ पर अचीव किया है, किसने क्या क्या अचीव किया है। अपॉइंटमेंट्स बोलिए, कहाँ कहाँ पर महिलाओं की अपॉइंटमेंट जो है वो हमें देखने को मिली है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर फाइनली आता है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, जो इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल रही है सोल्यूशन क्या हो सकता है, मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतने एंगल से हमें यहाँ पर चीज़ों को देखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो आप, इतने एंगल से आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो फर्स्ट इन फीमेल जो है वो ऑलरेडी आपको स्टैटिक जी के एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिल ही रहा है ना। और जो रिपोर्ट्स वगैरह होती है ये भी रिपोर्ट्स उस पर आ जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने आपके लिए एक रिपोर्ट जो है वो लेकर आया हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। इंडिया जो है उसका रैंक रहा है 112वां अमंग 153 कंट्रीज इन द एनुअल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फॉर 2020। जो ग्लोबल जेंडर गैप है ये हर साल चेंज होता रहता है, तो हर साल बदलता रहेगा, लेकिन जो 2020 में अलग अलग स्टेट पीएससी की एग्जाम दे रही है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक 112वां रहा है 153 कंट्रीज में से। और पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, ये 2006 में पहली बार पब्लिश किया गया था। और उसी के साथ डायमेंशंस कौन कौन से हैं? डायमेंशंस है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, उसी के साथ एजुकेशनल अटेनमेंट, फिर आता है हेल्थ एंड सर्वाइवल, और फिर आता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हेल्थ है वो, एजुकेशन है वो, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। समझ लीजिए कैसे याद रखना है कि यहाँ पर महिला जो है उसका जन्म हुआ, जन्म होते से उसकी हेल्थ जो है वो कैसी थी। ठीक है, उसके बाद जन्म होने के बाद उसको एजुकेशन जो है वो मिला। एजुकेशन मिलने के बाद बट ऑब्वियस है कि एजुकेशन मिलने की वजह से वो मतलब उसको पॉलिटिकल सिनारियो जो है वो समझ में आ जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल में जाएगी तो इकोनॉमी जो है वो भी उसकी सुधरने लगेगी, पैसा जो है वो भी आएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो 4 जो कंडीशंस यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इंडेक्स जो है वो एम करता है कि यहाँ पर जो ट्रैक है प्रोग्रेस पर वो यहाँ पर रखा जा सके। हाईएस्ट स्कोर हमें 1 का देखने को मिलता है जहाँ पर कंप्लीट इक्वालिटी है, और 0 मतलब कंप्लीट इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर फर्स्ट पर आइसलैंड है, मतलब 0.877 देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से अगर हम आते हैं तो हमें 112 पर इंडिया जो है ये देखने को मिलता है। क्लियर है? अब दूसरा हमें GII देखने को मिलता है। ठीक है,
ग्लोबल मतलब जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, यहाँ पर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो रिलीज़ किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। और ये जेंडर इनइक्वालिटी जो है ये मेजर करता है 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में। कौन सा? हेल्थ है, एम्पावरमेंट है, इकोनॉमिक स्टेटस है। यहाँ पर 3 आते हैं, हेल्थ है, एम्पावरमेंट है और इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है ही। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो यहाँ पर लिया जाता है। एम्पावरमेंट में अगर आप देखोगे तो फीमेल जो है कितना ऑक्यूपाइड है सीट्स पर, वो यहाँ पर देखा जाता है। इकोनॉमिक स्टेटस अगर आप देखोगे तो पार्टिसिपेशन कैसा रहा है महिलाओं का, वो देखा जाता है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड हमारे इकोनॉमिक सर्वे में जो चीज़ आई थी, देखिए 360 डिग्री एंगल से देखना है। इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा था कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं उनका जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसमें पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है। फॉर्मल इकोनॉमी अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें GII बिल्ट ऑन द सेम फ्रेमवर्क, ठीक है, सेम फ्रेमवर्क एज दैट ऑफ HIDI टू बेटर एक्सपोज डिफरेंस जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो रैंक है, रैंक आप हमेशा चेक करते रहिए, क्योंकि क्या होता है रैंक कभी कभार 2019 का दे देते हैं तो 2020 का क्या रहा है, उसी के साथ साथ जो करंट ईयर का, मतलब मेरा बोलने का मतलब करंट ईयर का क्या रहा है ये आप चेक करते रहा कीजिए। तो ये जो रैंक्स है इस पर आप ये मत कीजिए, लेकिन रैंक खुद से चेक कर लिया कीजिए। लेकिन ये जो चीज़ें होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर सजेशंस जो है ये दिए गए हैं किससे हम यहाँ पर बेटर बन सकते हैं। रिसेंट गाइडलाइंस जो है यहाँ पर जो क्रिक फैसिलिटीज़ है, मतलब जो बच्चे होते हैं, है ना, मतलब देखिए जो महिलाएं हैं, महिलाएं काम कर रही है, ठीक है, शादी के पहले वो काम कर रही है, अच्छा खासा काम कर रही है, अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है। जब शादी हो जाती है तब भी काम कर रही है, और फिर उसके बाद बच्चा हो जाता है, फिर वो लीव ले लेती है, मैटरनिटी लीव ले लेती है। लेकिन फिर बच्चे के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फिर वो मतलब बच्चे के प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि उसको संभालना पड़ता है ना, स्कूल जा रहा है, उसको पढ़ाना है, तो कौन करेगा? तो यहाँ पर सेक्रीफाइस जो है वो महिला करती है, तो फिर उनको घर में बैठना पड़ता है, बच्चे को संभालना पड़ता है। रादर दैन उसके अगर कुछ ऐसी फैसिलिटी बनाई जाए जहाँ पर जो बच्चे हैं उनको सही तरीके से रखा जाए, वर्क प्लेस के वहीं पर, ठीक है, जहाँ पर वो एम्प्लॉयड की गई है वहीं पर अगर बनाया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो इसलिए अभी रिसेंट गाइडलाइंस जो है वो भी हमें देखने को मिल रही है सरकार की तरफ से, जिससे कि हम यहाँ पर जो इनइक्वालिटी उसको दूर कर सके, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। तो रिसेंट गाइडलाइंस जो है यहाँ पर फैसिलिटी मैंडेटरी बना रही है एट दी वर्क प्लेस एम्प्लॉइंग अ सर्टन नंबर ऑफ वीमेन, ठीक है। ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहा है, क्योंकि अब इससे क्या होगा, बच्चे जो है वो उनके करीब रह पाएंगे, बच्चे जो है अब उनको अकेले किसी के पास छोड़ना नहीं पड़ेगा, है ना। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। सेकेंड मेजर चैलेंज जो हमें देखने को मिलता है वो है सेफ ट्रैवल का। महिलाएं जो है जो वर्क प्लेस पर काम नहीं कर पा रही है या फिर उनको नहीं रखा जा रहा है, सेफ ट्रैवल का है। अगर देखो कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी हो जाती ना, कंपनी अगर विमेन को हायर करती है तो फिर उन पर अलग जिम्मेदारियां आ जाती है कि भैया इनकी जो कंडीशन है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, इनको ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, वो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि यार लड़के जो है वो तो रात को 12 बजे भी हम कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन जो लड़की है उनको नहीं भेज सकते हैं। ऐसा जो एम्प्लॉयड कर रहे हैं उनके दिमाग में आ सकता है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं कि सेकंड मेजर चैलेंज आता है सेफ ट्रैवल का। स्पेशली जो पॉलिसी है वो यहाँ पर पर्कुलेट कर रही है बियॉन्ड मेजर सिटीज़, सब अर्बन टाउन्स में, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसको भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑन कैंपस हाउसिंग है, ऑन कैंपस हाउसिंग यहाँ पर, तो ये भी एक बताया जा रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है सिटीज़ में उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है। और फिर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो अप्रोच ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। अप्रोच ऑफ कॉन्फ्रेंसेस मतलब क्या है कि कोई एक कंपनी है, कोई कंपनी अगर महिलाओं को ज़्यादा रिक्रूट कर रही है तो उनको यहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो दिया जाना चाहिए, उनको रिकॉग्निशन जो है वो दिया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, बहुत सारी कंपनीज जो है वो यहाँ पर मोटिवेट होगी ये करने के लिए, है ना। मतलब यहाँ पर इंश्योर हायर पार्टिसिपेशन एंड प्रेजेंट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है वो हम कम कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये जो चीज़ें हैं मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मेंस में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। और अगर हमें ट्रूली इंक्लूसिव इक्वालिटी, इक्विटी, डाइवर्सिटी अगर चाहिए हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में, तो यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ है उससे होना चाहिए। हम फैंसी वर्ड्स इस्तेमाल करके, फैंसी यहाँ पर स्कीम्स लाकर, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड यहाँ पर जो स्कीम्स है वो लाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंडिया कॉर्ड एंड यहाँ पर आ रहा है कि वैल्यू ऑफ कोएलेशन। अब देखिए इसमें अगर हम देखें शॉर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कॉर्ड है उसके बारे में बात की जा रही है, इस पर कंटिन्यूसली न्यूज़ जो है हमें देखने को मिलते रहने वाली है, क्योंकि अभी ये करंट सिनारियो में रहेगा ही रहेगा कुछ दिनों तक तो भी, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो कॉर्ड क्या है।
तो क्वाड अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने बोला 360 डिग्री एंगल से देखना पड़ेगा, तो पहले इसको समझ लेते हैं। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है बिटवीन इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है जिससे कि यहाँ पर फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो रहे, और उसके लिए सभी यहाँ पर साथ में रहे। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। आइडिया ऑफ क्वाड जो है फर्स्ट मूव किया गया था जापानीज प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, शिंजो आबे, जो अभी छोड़ दिया है उन्होंने। और उसी के साथ साथ डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड जो है, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट एशिया का ये देखने को मिला था। मतलब ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है, यूएसए है ना, जिससे कि मेरीटाइम कॉमन्स जो है वो सेफगार्ड हो सके। खासकर जो चाइना है वो जिस तरीके से अपनी फैला रहा है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर रोका जा सके। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं अलग अलग कंट्रीज़, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो यूएसए अगर हम देखें तो ये चाइना जो है उसका इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस जो हो रहा है उसे कंटेन करने के लिए इसकी स्ट्रेटेजी हमें देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखें तो चाइना का ग्रोइंग इंटरेस्ट जो है लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स, ये जो ये मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है उसे यहाँ पर रोका जा सके। जापान अगर हम देखें तो उसने कंसर्न चाइना के टेरिटरियल जो यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है उसमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम चाइना जो है वो जापानीज इकोनॉमी नेट एक्सपोर्ट कंट्री एग्जैक्टली 1/3 ऑफ ग्रोथ सिंस। तो इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अगर आप देखोगे चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उससे ही कंसर्न है। चैलेंजेस क्या क्या है अगर हम क्वाड के देखते हैं तो चाइना टेरिटरियल क्लेम, चाइना जो है वो मतलब हर चीज़, मतलब हिस्टोरिकली तो ये हमारा था, ये हमारा था, हाँ तुमने छीन लिया हमसे, हमको वापस दे दो, ऐसे यहाँ पर हमें चाइना के देखने को मिल रहे हैं। चाइना का जो आसियान है उससे क्लोजनेस, जो आसियान कंट्रीज़ है उससे क्लोजनेस अगर हम देखें, है ना, क्योंकि इंडिया जो उसने ये भी साइन नहीं किया, बहुत सारे कारण थे उसके, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जो है बनाया हुआ है। इकोनॉमिक पावर जो है चाइना की वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कन्वर्जेंस अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस जो है खुद के इंटरेस्ट करना ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो ऑथर है उनके द्वारा 4 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं। 4 क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या है, जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर ऑथर के द्वारा आता है, फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट नेचर ऑफ अलायंस। इंडिया जो है, इंडिया के अलायंस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इंडिया के साथ जो दूसरी कंट्री के साथ अलायंस होता है उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, अगर हम अलायंस की बात करते हैं तो अलायंस बेसिकली होता क्यों है कि एक कमिटमेंट होती है, एक ट्रीटी होती है ना, कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि भैया आपका साथ देंगे, हम जिंदगी भर ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, है ना। तो इंडिया का अगर हम देखते हैं, इंडिया का नेचर ऑफ अलायंस अगर हम बात करते हैं तो ये प्रॉबेबली किस तरीके से होता है कि मतलब ये एक टेंटेटिव टाइप का हमें देखने को मिलता है कि क्या है कि हमारा जब तक है तब तक हम यहाँ पर कर लेंगे, है ना, मतलब हम जब तक यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमारा इंटरेस्ट है तब तक हम यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। प्योर वर्जन, प्योर विजन जो है वो यहाँ पर काफ़ी लैक करता है। फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, काफ़ी ज़्यादा टाइप के हमें अग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं, ट्रीटीज देखने को मिलती है, अलायंसेस देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है मेंबर्स में वो किस तरीके का है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैटर जो है वो करता है। क्लियर है? तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो अलायंस है, इंडिया कंटिन्यूसली मेकिंग अनमेकिंग ये चलता रहता है। इसलिए परमानेंट अगर हम फ्रेंडशिप बोले, क्योंकि देखिए हम यूएसए के साथ अभी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी जब वो हुई थी, क्या बोलते हैं उसको, जो डिबेट हुई थी उसमें हमें देखने को मिला, उसने बोला कि इंडिया जो अपना डाटा रिलीज़ करता नहीं है, डेटा रिलीज़ करता नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। तो इसलिए अगर जब इंडिया की हम फॉरेन पॉलिसी देखते हैं तो जो अलायंस है वो एज ए टैबू की तरह हमें देखने को मिलता है। दूसरा, अगर हम देखें इंडिया क्या फॉर्ज करता है अलायंस, मतलब यहाँ पर जो अरे करना डेस्परेट इस तरीके का कुछ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया, देखिए अगर हम पहले से बात करते हैं, पहले से जब इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जो है नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है वो शुरू की गई थी, कहीं भी हम अलाइन नहीं करेंगे, मतलब उस टाइम पे यूएसए एंड यूएसएसआर हमें देखने को मिल रहा था, दोनों ही सुपर पावर थी, कोल्ड वॉर चल रहा था और इंडिया जो है कहीं भी अलाइन नहीं हुआ था, है ना। फिर उसके बाद हमें देखने को मिला कि यूएसएसआर जो है उसकी तरफ झुकाव जो है वो हमें देखने को मिला। इंदिरा गांधी जी जो उन्होंने सिक्योरिटी कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया था सोवियत यूनियन के साथ, अगर हम 1971 की बात करते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम भी यहाँ पर जो झुकाव है वो हमें देखने को मिले, और फिर अलायंस जो है वो चेंज भी होते रहे। अगर आप देखोगे तो ट्रंप है, अभी उसके साथ यूएसए के अलायंस के, मतलब हमारा जो अलायंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। अगर हम रशिया देखते हैं तो उनके साथ भी हमारा अलायंस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया के जो अलायंस है वो भी यहाँ पर चेंज होते रहे हैं विथ द चेंज ऑफ टाइम। उसी के साथ यूएस जो है ऑफरिंग इंडियन अलायंस अगेंस्ट चाइना, क्या यूएसए ऑफर कर रहा है अलायंस अगेंस्ट चाइना।
तो देखिए यूएसए जो है वो तो एट प्रेजेंट सिनारियो में अगर हम देखें तो किसी का सगा नहीं लग रहा है, मतलब उसका पॉलिटिकल गेन कंप्लीट हो जाए उस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर चाइना जो उसके अगेंस्ट में वो है, और जो भी चाइना के अगेंस्ट में उसका दोस्त ही रहेगा, है ना, उसका वो साथ ही देगा। अब पाकिस्तान अगर आप देखोगे तो कंप्लीटली चाइना के अगेंस्ट में है, लेकिन यहाँ पर जब तालिबान का इशू आया था वहाँ पर पाकिस्तान का साथ चाहिए था, तो वहाँ पर ट्रम्प जो है वो उसने अपने स्टांस बदल दिए थे। तो ट्रम्प अगर हम देखें तो मोस्टली यूएसए जो है वो अपने पॉलिटिकल स्टांस जो है पॉलिटिकल गेन के लिए रख रहे हैं, ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि अबाउट द इंस्ट्रूमेंटल नेचर ऑफ अलायंस। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल नेचर जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब इंडिया जो है वो किस तरीके से अपना बढ़ा रहा है, जो अलायंस का नेचर है वो बढ़ा रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब उसको अलायंस अपने सेल्फ गेन के लिए रखना है या फिर उसको दिखाना भी है कि ग्लोबल इसके लिए भी हम कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हो जाती है। तो अलायंस जो है वो भी इस तरीके से रहने चाहिए कि अपने जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर पुट फॉरवर्ड रखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को लग रहा है, जैसे कि इंडिया ने जो RCEP है उसमें काफ़ी अच्छा एक अपना स्टांस लिया था कि नहीं भाई साहब, हम यहाँ पर अलायंस तब बनाएंगे जब हमारा भी बेनिफिट रहेगा, आप हमारा नुकसान करके अपना अलायंस जो है वो नहीं बना सकते हो, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं जो न्यूज़पेपर में देखने को मिले हैं। यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है उसकी स्कीम्स में जो रिस्क कैटेगरी है उसमें वेरी हाई रिस्क भी लाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके के हैं, लो रिस्क होता है, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई और वेरी हाई। तो इस तरीके से हमें रिस्क फैक्टर देखने को मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। म्यूचुअल फंड अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड ये कलेक्शन ऑफ मनी होता है, फिर इन्वेस्ट किया जाता है सिक्योरिटीज़ में, डेप्थ इक्विटी दोनों किस में भी हो सकता है। आप कई बार देखोगे ना दस्तावेज जो है वो ध्यान से पढ़ो, क्रिकेटर्स आते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, है ना, ये हमें देखने को मिलता है। रेगुलेशन कौन करता है? सेबी जो है वो रेगुलेट करता है। तो आपके लिए होमवर्क है, सेबी के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सेबी के बारे में कई बार डिस्कस किया हुआ है, क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था कि कामत पैनल जो है यहाँ पर प्रपोजल रखा गया है ना। तो यहाँ पर अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए आपके लिए होमवर्क क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि जितनी भी कमिटीज़ है, अब इंपॉर्टेंट कमिटीज़ होती है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जितनी भी कमिटीज़ आपको मैथ्स द पेयर में कमिटीज़ पूछी जा सकती है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा कमिटीज़ के ऊपर, अलग अलग कमिटीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इसके लिए मैंने आपको ये बताया। ये देखिए कामत पैनल है ना, ये बेसिकली एनपीए जो है, एनपीए उसके लिए रिस्ट्रक्चरिंग, खासकर जो पेंडेमिक की वजह से प्रॉब्लम्स हुई है उसको रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए यहाँ पर बात कर रहा है। तो ये हम देखेंगे और न्यूज़ जो है वो आने वाली है, एक्सप्लेन सेक्शन में भी हमें देखने को मिलेगा। जीएसटी डेडलॉक, जीएसटी डेडलॉक, यहाँ पर अपोजिशन स्टेट रिजेक्ट कंपेंसेशन प्लान। अगर आपको याद होगा MM एकेडमी ऐप पर पॉलिटी का जो लेक्चर है, पॉलिटी के जो लेक्चर्स है उसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो है ये लेक्चर मैंने अपलोड किया है। अब आप सोचो कि ये क्यों अपलोड किया है, तो खैर लक्ष्मीकांत किताब जो है उसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स से नया चैप्टर जो है वो ऐड किया ही गया है, तो वो भी पर्सपेक्टिव से ऐड किया है। लेकिन अगर आप लक्ष्मीकांत किताब देखोगे उसमें सिर्फ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से जीएसटी काउंसिल के बारे में बात की गई है, जीएसटी काउंसिल के बारे में बात की गई है। लेकिन जो मैंने यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने आपको सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसी के साथ साथ जो इसके 3 भाग है जीएसटी के, मतलब CGST और उसी के साथ साथ SGST और IGST, ये कैसे फंक्शन करते हैं एग्जाम्पल के साथ, है ना। उसमें अगर आपको याद होगा माल्या, जो अंबानी है ना, और जो आम आदमी है, इन सब के साथ मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूरा का पूरा जीएसटी जो है वो समझाया हुआ है। और मैंने आपको ये भी बोला कि इकोनॉमी की जब हम सीरीज़ लेंगे, इकोनॉमी सीरीज़ में भी हम जीएसटी जो है वो पढ़ेंगे और उसमें और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ भी मैंने आपको बहुत सारे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जीएसटी जो है वो एक्सप्लेन किया है। और फिर जीएसटी काउंसिल, इससे मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर लक्ष्मीकांत किताब के साथ साथ मैं बहुत सारे सोर्सेज भी रेफर कर रहा हूँ। सिर्फ लक्ष्मीकांत जो है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, लेकिन मेन्स के लिए आपको लक्ष्मीकांत सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए आपको और चीज़ें समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। और ये तो ठीक है, ये हम यहाँ पर अभी पॉलिटी इस तरीके से ले रहे हैं। फिर उसके बाद जब मैं गवर्नेंस लूंगा, गवर्नेंस सेपरेट कोर्स रहने में, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इसी में पॉलिटी एंड गवर्नेंस आ रहा है तो आप गलत हो। यहाँ पर हम पॉलिटी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेंस के लिए सिर्फ पॉलिटी जो है सफिशिएंट नहीं, उसमें गवर्नेंस आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल रिलेशन पता रहना ज़रूरी है। तो गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी कोर्सेस आने वाले हैं। तो समझ लीजिए आप, MM एकेडमी ऐप जो है वो खतरनाक आपको चीज़ें दे रहा है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी ले लीजिए, 1 साल का लीजिए, 2 साल का, सबसे बेनिफिट आप रहोगे 2 साल का लेने पर। 2 साल का लेने पर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आपका एम है, अगर आपका एम अगले साल का है तो 1 साल का ले ही लीजिए, क्योंकि 1 महीने का लेके आप करोगे क्या, मेरे को बताओ। इतने सारे वीडियोस आए हुए हैं और इतने सारे वीडियोस आने वाले हैं, फालतू खुद का ही कन्फ्यूजन करके, इतने सारे 1 महीने में देखकर कन्फ्यूजन करके, और जो आने वाले हैं फिर वो और ये करो। इससे अच्छा है कि इतने कम प्राइस में, यार इतने कम प्राइस में सोचिए आपको कहाँ मिल रहा है।
तो इसलिए जल्द से जल्द ले लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। सर गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट, मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी, क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। जो कर रहा है, क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा उन्होंने जो मॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्टेट ऑफ एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो, आपका काम बन गया। बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते हैं ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग मतलब बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहा है, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे।